मृत्यु का दिव्य सम्राट। अध्याय 31। डील। हम सभी जानते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। फिर भी लोगन ने सिर हिलाया। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे लोरेट साम्राज्य का आधा हिस्सा क्लेयर के लिए उसके गहरे प्यार के बारे में जानता था और उसे एक अकेली महिला के साथ प्यार में पड़ने में भी शर्म नहीं थी। अद्भुत। ये देखना अद्भुत है कि आप अपनी महारानी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक सम्राट के रूप में आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। सम्राट लोरेट, आप मेरी 36वीं बेटी शर्ली एश्टन को अपनी शाही पत्नी के रूप में क्यों न लें। उसकी प्रतिभा आपकी प्रतिभा से कम नहीं है। वास्तव में उसे मेरे साम्राज्य का रत्न भी कहा जा सकता है। सम्राट एश्टन ने गर्व से शेखी बघारी। यह लोगन के चेहरे पर एक कठिन भाव था। इस प्रस्ताव ने उसे लुभाया, लेकिन वह इस प्रस्ताव को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से स्वीकार करने के परिणामों को जानता था। क्या, अगर उम्र की बात है तो वह सिर्फ 16 साल की है, शादी के लिए एकदम सही उम्र। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कुछ साल इंतजार कर सकते हैं। सम्राट एश्टन को ऐसा लग रहा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है और संभवतः इतनी दूर आने के बाद भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इन सब से पहले, अगर वह अपनी बेटी की शादी किसी होनहार और प्रभावशाली व्यक्ति से कर सकता है और किसी दूसरे साम्राज्य के साथ संबंध बना सकता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, या ऐसा उसने अपनी आंखों में एक चतुर चमक के साथ सोचा। इसके अलावा उसकी बेशकीमती बेटी भी लोरेट साम्राज्य के विकास के साथ साथ आगे बढ़ेगी। उसके दिमाग में यह कोई बुरा प्रस्ताव नहीं था। आपका प्रस्ताव आकर्षक है सम्राट एश्टन, लेकिन मुझे आपके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करना होगा, वरना मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे मर गया। लोगन ने अपने चेहरे पर एक दुखद भाव के साथ अपना सिर हिलाया। हाँ, हे, मैं देख रहा हूं कि सम्राट लोरेट या तो मजबूर है या ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे उसकी शादी क्राउन प्रिंस डेविस से करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, और वह 16 साल का होने के बाद उसे अपनी पहली पत्नी के रूप में ले सकता है। सम्राट एश्टन ने समझौता करते हुए हिचकिचाहट दिखाई और अनिच्छा से कहा, जैसे कि यह एक ठीक ठाक प्रस्ताव था। आखिरकार प्रिंस डेविस लोरेट साम्राज्य के सिंहासन के लिए अगली कतार में होंगे। ये स्वीकार किया जा सकता है। लोगन ने सिर हिलाया, क्योंकि वह भी एक विश्वसनीय साम्राज्य के साथ गठबंधन करना चाहता था। रॉस साम्राज्य ने लोरेट साम्राज्य और एश्टन साम्राज्य को भूमि पर अलग कर दिया, इसलिए उनके बीच पहले कभी कोई या बहुत अधिक संघर्ष नहीं हुआ। बिल्कुल सही। डेविस ने नासमझी की आवाज़ निकाली। प्रस्ताव में बदलाव इतना तेज था कि वह समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ था। वह सिर्फ शो का मजा ले रहा था। अपने पिता को अजीब स्थिति में देखना मज़ेदार था, और फिर अचानक बिना किसी कारण के उसकी सगाई हो गई। हे, लगता है कि छोटा राजकुमार बहुत खुश है। चिंता मत करो क्राउन प्रिंस डेविस, मैं तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारी दुल्हन को हर तरह के नुकसान से जरूर बचाऊंगा। सम्राट एश्टन ने गर्व से घोषणा की। डेविस ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया। उसकी सोच प्रक्रिया अभी हो रही बातचीत को समझ नहीं पाए। कुछ सेकंड के बाद वह अपनी कल्पना से बाहर आया और उसे एहसास हुआ, कमीने, उसने मुझे फंसाया है। डेविस भड़क गया। उसके पिता को अभी तक उसकी अनुमति भी नहीं मिली थी। अगर वह सचमुच 6 साल का बच्चा होता तो यह एक बात थी, लेकिन वह नहीं था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? वह चुप रहा, ये जानते हुए कि उसे सोल ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह संभवतः भड़क नहीं सकता था और नखरे दिखाना शुरू नहीं कर सकता था, है न? ये बहुत शर्मनाक होगा, और वे उसकी उम्र पर भी संदेह करेंगे, क्योंकि एक बच्चे को वयस्कों के मामलों के बारे में नहीं जानना चाहिए। चर्चा कुछ घंटों तक चली, क्योंकि उन्होंने विषय को ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट पर होने वाली घटनाओं में बदल दिया। ठीक है, तो हम विदा लेते हैं। अगर कोई अवसर मिलता है तो हम फिर मिलेंगे। सम्राट क्लेमोर खड़े हुए और विदाई दी। हाँ, आशा है कि मेरा उपहार वास्तव में आपको संतुष्ट करेगा। फिर मैं भी विदा लूंगा। सम्राट रॉस तेजी से चले गए। मैं अपनी बेटी की सगाई के बारे में बात बता दूंगा, इसलिए अगर वह इससे पीछे हटती है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका ख्याल रखूंगा। सम्राट एश्टन ने लोगन को दिलासा दिया और चले गए। महारानी रूथ, जो जाने वाली थी, खड़ी हो गई, लेकिन उसने भौहें सिकोड़ लीं और सिंहासन के पास अपनी नज़र घुमाई और देखा कि छोटे राजकुमार की नज़र उस पर है। उसने एक मुस्कान बनाई और शान से उसकी ओर चली गई। डेविस तुरंत घबरा गया। वह उसकी चोटियों को थोड़ा हिलते हुए देख सकता था, और जब वह उसके सामने आई तो उसने नीचे झुककर उसके गालों को चुटकी से दबाया। वह जम गया। उसकी आंखें उसकी क्लीवेज से हटी ही नहीं थीं। कितना प्यारा बच्चा है। महारानी रूथ देख सकती थी कि डेविस उनकी चोटियों को ध्यान से देख रहा था। वह मुस्कुराई और इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वह केवल 6 साल का था। उन्हें लगा कि यह उसकी जिज्ञासा थी, जिसके कारण वह उनकी गर्वित संपत्तियों को देख रहा था। वह एक शरारती व्यक्ति है। उसने खुद को समझाते हुए महसूस किया कि वह चर्चा के दौरान ज्यादातर समय उसे ही देख रहा था। उसकी शारीरिक इंद्रियों ने उसे सभी पुरुषों की नज़रों को महसूस करने की अनुमति दी थी।
तो मैं भी विदा लूंगा, सम्राट लोरेट। अपनी पीठ को उनकी नज़रों में देखते हुए वह उड़ते हुए चली गई। डेविस वहीं जम गया। वह बहुत सुंदर थी और यहाँ तक कि उसके साधारण कपड़े भी उसकी खूबियों को नहीं छिपा सकते थे। हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इससे पहले उसका इतना करीबी संपर्क कभी नहीं हुआ था। वह पूरी तरह से कुंवारी थी और अगर वह पुनर्जन्म नहीं लेती तो एक जादूगर होती। उसे लगा कि यह रोमांचक था क्योंकि उसका दिल धड़कता रहा। आखिरकार कुछ सेकंड के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने गड़बड़ कर दी, उसने दुखी मन से सोचा। किसी कारण से वह निराश महसूस कर रहा था कि वह उस पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। उसने अपने पिता को चुपके से हॉल से बाहर निकलते हुए पाया और जल्दी से उनके पास भागा। पिताजी, इसका क्या मतलब है? डेविस ने अपनी आस्तीन पकड़ी और गुस्से से पूछा। लोगन शर्म से मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया। लानत है तुम पर, डेविस चिल्लाया क्योंकि उसे अब कोई परवाह नहीं थी। सिंहासन हॉल में हंसी की आवाज़ गूंज उठी। रॉयल कैसल में हर कोई जानता था कि उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में गहराई से नहीं सोचा। डेविस अपनी माँ से शिकायत करने के लिए महारानी के क्वार्टर की ओर चला गया। वह गुस्से में दृढ़ कदमों से चला। वह महारानी के क्वार्टर में पहुंचा, उसमें प्रवेश किया और अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। रास्ते में किसी ने उसे रोका नहीं, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंच गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपनी आदर्श महिला के सपने देखे हैं, लेकिन इस रिश्ते ने मेरी उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। डेविस इसे चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं था और वह अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वहां गया। माँ, वह, पिताजी, वह, हा, डेविस, मैंने अभी अभी इसके बारे में सुना है, क्लेयर ने हंसते हुए कहा। वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मेरी स्वीकृति भी नहीं मांगी। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? डेविस नाराज और असहाय हो गया। आखिरकार उसके पास अपने भावी जीवन साथी के लिए अपनी योजनाएं थीं। माफ़ करना, डेविस, लेकिन तुम्हारे पिता के पास इस तरह के प्रस्ताव में तुम्हें बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। तुम शायद नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता फिर से शादी करें, है न? क्लेयर ने उसे देखते ही अपनी आंखें नम कर लीं। नहीं माँ, ये तो बस यही है। बस डेविस, तुम्हें इस शादी को देखना चाहिए, क्लेयर ने उसकी नज़रों से बचते हुए कहा। लेकिन माँ, मुझे दूसरे पक्ष के लिए कोई भावना नहीं है। डेविस भी हार नहीं मान रहा था। भावनाएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं, डेविस। ये सगाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अगर तुम अब पीछे हट गए तो क्या तुम्हारी सगाई करने वाली महिला की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी? वह फिर से शादी कैसे कर सकती है? सोचो उसे क्या महसूस होगा। डेविस चुप हो गया क्योंकि उसे लगा कि वह इसका विरोध नहीं कर सकता और केवल शक्तिहीन होकर हार मान सकता है। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो, डेविस। अगर तुम भविष्य में और महिलाओं से शादी करवाओगे तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा। डेविस स्तब्ध रह गया। क्या? लेकिन माँ, क्या तुम बहुविवाह के विचार के खिलाफ नहीं हो? डेविस समझ नहीं पाया। क्या वह लोगन को दूसरी महिला से शादी करने की अनुमति नहीं देती? नहीं, ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं बहुत स्वार्थी हूं और अपने पति को किसी दूसरी औरत को नहीं सौंपूंगी, उसने अडिग भाव से कहा, लेकिन फिर कंधे उचका दिए। वैसे क्या तुम भाग्यशाली नहीं हो? तुम लगभग 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारे लिए 2 पत्नियां पहले से ही तय हैं। 2? डेविस का मुंह खुला रह गया। ओह, मैंने सोचा कि हमें यह मामला तब उठाना चाहिए जब तुम 8 साल की हो, इसलिए किसी ने तुम्हें नहीं बताया। तुम जन्म से पहले ही कॉल्डन परिवार की युवा मालकिन से सगाई कर चुकी थी। क्या? लेकिन कैसे? डेविस को लगा कि यह संभव नहीं है। ऐसी कितनी बातें हैं जो वह अपने बारे में नहीं जानता या जो उससे संबंधित हैं। ओह, विद्रोह के दौरान हमें जितने संभव हो सके उतने सहयोगी जुटाने थे और मैं संभवतः लोगन को कॉल्डन परिवार की किसी महिला से शादी नहीं करवा सकता था। इसलिए मैं केवल अनिच्छा से ही आपको उनके परिवार की युवा मालकिन से सगाई करने के लिए सहमत हो सकता हूं। उसके अनिच्छा से कहने पर डेविस के चेहरे पर काली रेखाएं उभर आईं। अब उसे पता चल गया था कि उसे क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है और क्यों उसकी मां ने इस मामले में उसके पिता का समर्थन किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया है। अध्याय 32, क्लारा के विचार। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे 1 साल बीत गया। डेविस तीनों साधना प्रणालियों में साधना करता रहा। उसने खुद को आगे बढ़ाया और कड़ी मेहनत करने का दृढ़ निश्चय किया। युद्ध के रक्तपात का अनुभव करने के बाद उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि जीवन और मृत्यु एक ही पल में तय की जा सकती है। यहाँ तक कि वह मृत्यु पुस्तक की मदद से एक पल में जीवन समाप्त करने में सक्षम था। अज्ञात लेकिन शक्तिशाली साधनों से संभवतः 5वें चरण से ऊपर के शक्तिशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए। उसने अपने पिता और माँ से सुना कि उनका महाद्वीप अलग थलग था और 5वें चरण से ऊपर के लोगों के लिए उनके महाद्वीप में प्रवेश करना मुश्किल था।
इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि युद्ध के दौरान आए वरिष्ठ लोग 5वें चरण से ऊपर के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहे होंगे। अगर उसने यह नहीं सुना होता तो वह अभी भी अपने साम्राज्य की शक्ति और स्थिति से संतुष्ट होता, हालांकि वह जानता था कि ऐसा कोई वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद नहीं है। इस दौरान वह पीक लेवल कांस्य चरण, पीक लेवल मेरिडियन रिफाइनमेंट चरण और मध्य स्तर शिशु आत्मा चरण तक पहुंच गया। डेविस ने बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन सिस्टम में सबसे अधिक प्रगति की, दूसरे चरण के पीक लेवल तक पहुंच गया और यहां तक कि उसे इस पर थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन के दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए उसने कई गोलियां निगल ली और अपने मांस को तपा दिया और अपने मेरिडियन को और मजबूत कर लिया। लोरेट इंपीरियल परिवार के पास आवश्यक संसाधन थे और अपने धीरज के साथ उसने सफलतापूर्वक साधना की। जहां तक सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन की बात है, उसे थोड़ा अफसोस था कि वह 2 मिलियन से अधिक लोगों की आत्माओं को अवशोषित करने में कामयाब नहीं हुआ, जिनका उसने नरसंहार किया था। वह सब बेकार चला गया। अन्यथा उसने सोचा कि वह संभवतः यंग सोल स्टेज से सीधे गुजर सकता था। बेशक ये केवल उसकी कल्पना में था और वह जानता था कि यह बिल्कुल भी साकार नहीं था। जेल की असामान्यता के कारण जहां बहुत से कैदी मर चुके थे, डेविस ने अस्थायी रूप से जेल से परहेज किया और खुद ही आत्मा निर्माण की खेती में सुधार किया, जिससे उसके स्तर में वृद्धि हुई। फिर भी इस तरह की खेती के आधार के साथ वह केवल 7 साल का था और जल्द ही 8 साल का होने वाला था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे इस महान समुद्री महाद्वीप में कोई भी हासिल नहीं कर पाया था। लोगन ने सम्राट के रूप में गंभीरता से कार्यभार संभाला और राजधानी से सभी विद्रोहियों और जासूसों को हटा दिया जिन्हें वह पा सकता था। उसने उन सभी को सार्वजनिक रूप से मार डाला ताकि लोगों को फिर से जासूस बनने के बारे में 2 या 3 बार सोचना पड़े। क्लेयर ने दूसरी राजकुमारी डायना लोरेट नामक एक और बच्ची को जन्म दिया। डायना सामान्य रूप से पैदा हुई थी और डेविस और क्लारा के विपरीत उसके बारे में कोई रहस्य नहीं था। वह इसके लिए भी आभारी थी। वह इस बात से बहुत संतुष्ट थी कि उसे एक सामान्य बच्चा मिला। क्लारा अपनी उम्र को देखते हुए, जो केवल 3 वर्ष की थी, आसानी से बोल पाती थी। उसने अपने भाई से पढ़ने की आदत सीखी और जल्दी ही दुनिया की भाषा सीख ली। फिर उसने खेती से संबंधित मामलों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वह खेती की दीवानी हो। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने भाई की नकल करना पसंद था। डेविस अपनी छोटी बहन को इस तरह देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि 3 साल का बच्चा इतनी जल्दी विचारों और अवधारणाओं को समझ पाएगा। अगर बात फैलती तो हर कोई सोचता कि वह एक राक्षस है, लेकिन डेविस को अभी भी इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह उसकी इतनी परवाह करता था कि यह सिस्कॉन शब्द के स्तर तक पहुंच रहा था। भाई, मैं खेलना नहीं चाहती, मैं सीखना चाहती हूँ, एक प्यारी सी छोटी लड़की गुस्से से चिल्लाई, लेकिन कोई भी उसका चेहरा देखे वे मिठास में पिघल जाएंगे। वह 94 सेंटीमीटर लंबी है। उसका चेहरा गोल मटोल और बेहद प्यारा बना हुआ था। उसकी बैंगनी आंखें 2 चमकते हुए नीलम रत्नों की तरह थीं और उसकी गर्दन तक लंबे सुनहरे बाल रेशमी चिकने और लहराते थे। ऐसी मत बनो क्लारा, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय खेलना चाहिए, डेविस चिल्लाया। तो तुम्हारा क्या हुआ भाई? तुम पहले से ही मुझसे बहुत आगे हो और तुम केवल 7 साल के हो। उसका आकर्षक और मनमोहक चेहरा गुस्से से फूल गया क्योंकि उसे लगा कि उसके भाई ने उसे धूल में मिला दिया है। उसे हाल ही में अपने भाई की साधना में उपलब्धियों के बारे में पता चला, इसलिए अब उसका खेलने में मन नहीं लगता। तुम सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। तुम मेरी उम्र का बहाना क्यों बना रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एक बार भी नहीं, एक भी बार वह उससे बहस में जीतने में कामयाब नहीं हुआ। वह हमेशा उसके झूठ को समझ जाती थी और अपनी उम्र के हिसाब से बेहद बुद्धिमान भी थी। शायद यह उन आंखों की वजह से था कि वह जो कुछ भी सीखती थी उसे जल्दी से समझ लेती थी। डेविस को अब ऐसा लगने लगा था कि उसके जैसे दूसरे किरदारों के सामने पुनर्जन्म या ट्रांसमाइग्रेट होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम सीख सकती हो लेकिन खेती नहीं कर सकती। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको हमारे पिता और माता से अनुमति मिल जाए। डेविस असहाय होकर आहें भर रहा था क्योंकि वह दिन जब वह अपनी छोटी बहन के साथ खेलने के लिए अपनी साधना भी छोड़ देता था अब खत्म हो चुके थे। लेकिन डेविस को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसकी बैंगनी आंखों की चमक खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्लारा की आंखें समय समय पर हल्की चमकती थीं, जो बेतरतीब ढंग से संकेत देती थीं कि उसकी क्षमता सक्रिय थी और अभी के लिए उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तुम अब और नहीं खेलना चाहते, फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं अपनी प्यारी छोटी बहन डायना से मिलने जा रहा हूं जो किसी और से कहीं ज्यादा प्यारी है। डेविस ने एक तरफ देखा और चला गया। डॉन, क्लारा ये कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखा और उदास दिख रही थी। नहीं, भाई पहले से ही इतना मजबूत है और अगर मैं अभी भी पहले जैसी रही तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी।
क्लारा के विचार शुद्ध और दोषरहित थे। वह केवल अपने भाई का अनुसरण करना चाहती थी क्योंकि वह बाहरी दुनिया के बारे में कहानियां सुनती थी। वह जितनी बुद्धिमान थी, उसने महसूस किया कि वह अपनी उम्र के हिसाब से जटिल विचार करने में सक्षम थी। वह केवल तभी खुद बन पाती थी जब वह अपने माता पिता और अपने भाई के सामने होती थी। जब वह सामान्य व्यवहार कर रही होती थी, तब भी वह दूसरों की आंखों में डर और संदेह की नज़र महसूस कर सकती थी। यहाँ तक कि जब वह अपनी बुद्धिमत्ता दिखाती थी तो उसके माता पिता भी थोड़े अजीब होते थे, लेकिन उसके भाई ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्लारा ये सब अपनी आंखों की वजह से बता सकती थी, जो धोखे और झूठ को देख सकती थी। वह ये भी देख सकती थी कि ज़्यादातर लोग उसके सामने अभिनय करते हैं और यह उसके लिए काफ़ी असहज अनुभव था। इसलिए उसने अपने माता पिता और दूसरों के सामने थोड़ा ठंडा स्वभाव अपनाया। केवल अपने भाई के सामने ही वह थोड़ी चंचल और गर्मजोशी से पेश आती थी। केवल उसका भाई ही उसके सामने सच्चा था। वह बता सकती थी कि हालांकि वह समय समय पर झूठ बोलता था, लेकिन इसमें केवल सावधानी थी क्योंकि वह तुरंत खुद को समझा देता था। अभिनय जारी रखो भाई, क्लारा ने लाल चेहरे के साथ गुस्से में कहा और चली गई। हालांकि उसकी आंखें सक्रिय नहीं थीं, लेकिन वह अपने अंतर्ज्ञान से ही जान जाती थी कि उसका भाई झूठ बोल रहा है या नहीं। उसने अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके झूठ के अलावा सच बोलने में सक्षम होने की आदत भी बना ली थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इस आदत का अभ्यास करके धीरे धीरे अपनी रहस्यमय पारलौकिक सत्य आंखों पर नियंत्रण पा रही थी। अध्याय 33। एलिया। 4 महीने पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान डेविस ऊर्जा संघनन चरण में प्रवेश करने में सफल रहा, सार संग्रह साधना में दूसरा चरण। इसके अलावा उसने कुछ युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया था। उसने रहस्यवादी तानाशाह फल खाया था और तानाशाह काया प्राप्त करने में सफल रहा था, जिससे वह उन लोगों के लिए अजेय हो गया जो अभी भी कांस्य चरण में थे। उसे इसके लिए मूर्ख सम्राट रॉस का शुक्रिया अदा करना था और अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने उसे यह रहस्यवादी तानाशाह फल दिया। इसका सेवन करने पर उसकी युद्ध आभा कम से कम 2 गुना मजबूत हो गई। लेकिन वह कुछ हद तक इससे खुश नहीं था क्योंकि उसे क्लारा के साथ खेलना थोड़ा याद आता था। वह कभी कभी उससे मिलने जाता था, लेकिन वह उसे जल्दी से वापस भेज देती थी, जिससे वह पढ़ाई करने के लिए वापस लौट जाता था। उस दिन उसके साथ वह शरारत करने के लिए उसे पछतावा हो रहा था और उसे लगा कि वह उससे नफरत करने लगी है, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसे परेशान करना बंद कर दिया। उसकी पहले कभी कोई छोटी बहन नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे इस तरह की स्थिति में उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा आज एक खास दिन था क्योंकि आज उसका 8वां जन्मदिन है। वह किसी कारण से बेचैन महसूस कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि आज वह दिन है जब उसे अपनी निजी नौकरानी मिलने वाली है। वे उसे 1 महीने पहले इंपीरियल कैसल में लाए थे, लेकिन उसे उससे मिलने का एक भी मौका नहीं मिला। लेकिन वह जानता था कि महल की नौकरानियों ने उसे इस महीने के दौरान प्रशिक्षित किया होगा। जाहिर है, लोरेट परिवार अपने राजकुमारों को 8 साल की उम्र होने के बाद एक नौकरानी सौंपता है। उसे ये तभी पता चला जब उसने लोरेट साम्राज्य के राजकुमारों को सौंपी गई तथाकथित प्रथा के बारे में सुना। संक्षेप में, तथाकथित निजी नौकरानियां कोई और नहीं बल्कि ऐसी महिलाएं थीं जो हर तरह से उनकी देखभाल करती थीं। एक ऐसे पृथ्वीवासी के रूप में जिसके पास खुद को एनीमे, उपन्यास और अन्य चीज़ों से मनोरंजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निश्चित रूप से नौकरानियों के बारे में उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं थीं। लेकिन जब उसे पता चला कि वह वास्तव में ऐसा अनुभव करने जा रहा है, तो उसे अब यह नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। उसने सुना कि उसे नीलामी से खरीदा गया था और उसकी कहानी ये थी कि वह एक अनाथ थी जिसे सड़कों पर छोड़ दिया गया था। उसे उन लोगों ने उठाया था जो निजी नौकरों को प्रशिक्षित करते हैं। उसे जीवन में केवल उन लोगों की सेवा करने के लिए पाला गया था जिन्होंने उसे खरीदा था, इसलिए वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ग्राहक पतित था या नहीं। क्या वह खुश था, दुखी, ये तो उसे भी नहीं पता था। वह अपने भाग्य पर दया करने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन कम से कम वह गुलामी और यातना की उस जेल से तो आज़ाद हो गया। राजकुमार। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके तुरंत बाद एक युवा लेकिन भोली आवाज़ आई। डेविस स्टडी में ही अपने बिस्तर पर बैठा रहा। उस पल वह अचानक किसी कारण से अकड़ गया। थोड़ा बेवकूफ़ महसूस करते हुए उसने जवाब देने से पहले खुद को शांत किया। अंदर आओ। दरवाज़ा खुला और 8 साल की एक लड़की उसके सामने आई। वह लगभग 127 सेंटीमीटर लंबी थी, डेविस के बराबर की ऊंचाई की। उसके गर्दन तक लंबे बाल बिना धूल के एक भी कण के शुद्ध काले थे और उसने शाही नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी जिसमें तामझाम नहीं था। वह अपनी बादाम के आकार की काली आंखों के साथ सुंदर लग रही थी। वह घबराई हुई अंदर चली गई और डेविस के सामने झुक गई। मास्टर, अब से मैं आपकी निजी नौकरानी हूँ। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मुझे अपना काम करने का आदेश दे सकते हैं। उसने धीरे से कहा और चिल्लाया और अंत हो गया। हाँ हाँ, डेविस ने हंसते हुए कहा। उसे इतना घबराया हुआ देखकर वह अपनी घबराहट भूल गया।
शुरुआत के लिए आप मुझे अपना नाम बता सकती थी, उसने जवाब दिया। सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ मास्टर, मेरा नाम एलिया है। वह हकला रही थी, लेकिन ये प्यारा लग रहा था। ठीक है मिस एलिया, क्या आप कृपया मास्टर कहना बंद कर सकती हैं? मुझे डेविस कहें, कम से कम जब हम अकेले हों। डेविस ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसे अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा उच्च पद पर बिठाए जाने में असहजता महसूस हुई। इसके अलावा उसके मन में अपनी इस निजी नौकरानी के लिए रोबोट की तरह उसके इर्द गिर्द काम करने के बजाय कुछ और ही विचार थे। वह ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। चूंकि वह तथाकथित रीति रिवाजों के कारण उसके लिए नियत थी, इसलिए उसके पास उसके लिए अपनी योजना थी। मिस एलिया, आपकी नीच नौकरानी को इतने सम्मान की आवश्यकता नहीं है महामहिम। वह हकलाते हुए शर्मा गई। डेविस ने उसे जांच की दृष्टि से देखा। प्रिंस डेविस, उसने खुद को सुधारा। डेविस ने उसके आज्ञाकारी रवैये को देखते हुए आह भरी, लगता है मुझे भी अपनी हैसियत की आदत डाल लेनी चाहिए। जब उसने सोचा कि महल की नौकरानियों ने उसे कैसे प्रशिक्षित किया होगा, तो उसे एहसास हुआ कि वह इतनी जल्दी उसकी मानसिकता नहीं बदल सकता। एक बार में एक कदम, उसने आह भरी और खुद से कहा। एलिया थोड़ी परेशान दिख रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वह उसे खुश करने की पूरी कोशिश करने जा रही थी। डेविस ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी और पूछा, ठीक है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें आदेश दे सकती हूँ। एलिया ने सिर हिलाकर स्वीकार किया, हाँ प्रिंस डेविस। महम, डेविस ने फिर से उसकी ओर देखने से पहले अपनी नज़र कहीं और घुमाई, तो चलो एक खेल खेलते हैं। एक खेल? किस तरह का खेल? एलिया ने पलक झपकाए और उसका चेहरा खाली हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस तरह का आदेश मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ कहूँगा और तुम्हें उसे जल्दी जल्दी दोहराना होगा। अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा। एलिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके शरीर के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह काफ़ी घबराई हुई थी। जैसा तुम कहो। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। डेविस ने फिर से उसे घूर कर देखा। उसने जल्दी से उसकी घूरने का मतलब समझ लिया और जवाब दिया, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। डेविस ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, तुम बहुत होशियार हो। बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। बहुत बढ़िया, तुम बहुत होशियार हो। बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। आराम से, है न? डेविस उससे प्रभावित हो गया। वह जल्दी से समझ गई। अब चलो इसे गंभीरता से खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आराम से, है न? अब चलो इसे गंभीरता से खेलते हैं। एलिया ने खेल को जल्दी से समझ लिया और एक बच्चे की तरह भोलेपन से उसके साथ खेलने लगी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कम से कम डेविस को ये तो पता चल गया कि वह पहले की तरह टूटी हुई नहीं है। उनका बचकाना मनोरंजन 5 मिनट तक चलता रहा। इस समय तक एलिया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई थी। वह अपनी हैसियत भूल गई और अपनी पूरी क्षमता से उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी। हे भगवान, काश ये बेवकूफ़ मुझे आदेश देना बंद कर देते। हे भगवान, काश ये बेवकूफ़ मुझे आदेश देना बंद कर देते। उसने लगभग उतनी ही तेजी से जवाब दिया जितना कि उसने दिया। वह देख सकता था कि वह इसमें उलझ रही थी और उसने चुपके से प्रत्याशा में अपने होंठ चाटे। वे कुछ भी नहीं बल्कि बेवकूफ़ हैं जिन्हें ऊंचे पद पर रखा गया है, जो मरने के लायक हैं। वे कुछ भी नहीं बल्कि बेवकूफ़ हैं जिन्हें ऊंचे पद पर रखा गया है, जो मरने के लायक हैं। खासकर वह सम्राट लोरेट, वह एक कमबख्त सुअर है। खासकर वह सम्राट लोरेट, वह एक कमबख्त सुअर है। एलिया उस तेज आदान प्रदान में वास्तव में भ्रमित हो गई, लेकिन उसने वाक्य को संदेह के साथ समाप्त करना चुना। फिर उसे अपने डर से एहसास हुआ कि उसने जो शब्द बुदबुदाए थे वे वास्तव में ईशनिंदा वाले थे। वह अपने चेहरे पर एक भावहीन भाव के साथ जमीन पर गिर गई। तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मेरे शाही पिता सम्राट लोरेट एक कमबख्त सुअर हैं? डेविस ने अपने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ पूछा। एलिया ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने आखिरकार अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं। लेकिन महाराज, आपने ही मुझसे कहा था कि जो आपने कहा था उसे दोहराऊं। उसे होश आ गया और उसे याद आया कि राजकुमार ने ही उसे यह कहने के लिए कहा था, इसलिए अन्याय महसूस करते हुए उसने अवचेतन रूप से जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा था? इसे देखो। उसने अपनी तरफ से एक क्रिस्टल निकाला। इमेजरी क्रिस्टल। एलिया ने क्रिस्टल को तुरंत पहचान लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले भी देखा हो। डेविस ने अपनी ऊर्जा क्रिस्टल में डाली और फिर क्रिस्टल ने हवा में चमकती हुई कई छवियां प्रक्षेपित की। यह एक वीडियो की तरह चल रहा था। डेविस और एलिया को खेलते हुए देखा जा सकता था और ऑडियो भी सुना जा सकता था। जब डेविस ने कहा, ठीक है, चलो खेल बंद करते हैं, तो उसे भी वही वाक्य कहते हुए देखा जा सकता था। उसके बाद वह लगातार बोलती रही। क्रिस्टल डेविस के पीछे था, इसलिए केवल उसकी पीठ और उसका सामने का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं,
एलिया ने अपना सिर हिलाया और अविश्वास में रो पड़ी। उसे लगने लगा कि खेल के दौरान उसे बीच में ही भ्रम हो गया था। मुझे तुरंत अपने शाही पिता को इसकी सूचना देनी होगी। डेविस अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के लिए हड़बड़ाया। नहीं, राजकुमार डेविस, कृपया ऐसा न करें, कृपया इस नीच नौकर को माफ़ कर दें। एलिया जोर से रोई। वह जानती थी कि अगर यह बात बाहर आ गई तो वह अपनी जान गंवा देगी। कुछ भी हो, लेकिन यह नहीं। मैं कोई भी सज़ा स्वीकार करूंगी। कृपया इस नीच को दंडित करो। उसने अपने होंठ काटे और अब उसे अपनी किस्मत का पता नहीं था। उसे तो ये भी लग रहा था कि अब से उसकी जिंदगी दुखदाई होने वाली है। तो क्या तुम मेरी बात सुनोगी? डेविस ने झिझकते हुए पूछा। बेशक मेरे राजकुमार, एलिया ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी रो रहा था। तो मुझे डेविस बुलाओ। डेविस ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। राजकुमार, एलिया इस बिंदु पर अवाक रह गई क्योंकि उसने सोचा था कि उसे अपने स्वामी से कुछ अपमानजनक दंड मिलेगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उसने कुछ और ही सुना। ठीक है, मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। डेविस बाहर की ओर चला गया। डेविस! जल्दबाजी के एक पल में उसने उसका नाम जोर से पुकारा और बेहोश हो गई। तारांकन प्लॉप। अगले ही पल वह यह महसूस करने के बाद बेहोश हो गई कि उसने क्या किया है। डेविस ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, व्यंग्यात्मक ढंग से। वास्तव में उसने केवल अपने होंठ हिलाए और खेल के अंत में उसे एक आत्मा संचरण भेजा। तो ऐसा लगा कि वह अभी भी बात कर रहा था, लेकिन वह नहीं था। बेचारी एलिया, जिसने पहली बार आत्मा संचरण का अनुभव किया था, वह खेल में इतनी लीन होने के कारण दो संचार विधियों के बीच अंतर नहीं कर सकी। वास्तव में एक ठोस कदम। डेविस के चेहरे पर शैतान की मुस्कान दिखाई दी। अध्याय 34। एक दिन बाहर। अगले दिन डेविस को आखिरकार अपने माता पिता क्लेयर और लोगान से शाही राजधानी में घूमने की अनुमति मिल गई, लेकिन वे केवल एक शर्त पर सहमत हुए। वह ये कि उसे हर समय इंपीरियल गार्ड के साथ रहना होगा, कम से कम पास में। उसकी नौकरानी भी उसके साथ थी। रेनार्ड नोलन और 2 इंपीरियल गार्ड जो तीसरे चरण में थे, उन्हें उसके साथ नियुक्त किया गया। 2 अन्य गार्ड मूल रूप से बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन और एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन में क्रमशः आयरन स्टेज और रिवॉल्विंग कोर स्टेज पर थे। केवल रेनार्ड नोलन पीक लेवल आयरन स्टेज, लो लेवल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज और मिड लेवल नेसेंट सोल स्टेज पर थे। आयरन स्टेज बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में तीसरा चरण है, जबकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन सिस्टम में चौथा चरण है। डेविस शाही राजधानी में घूमने का मौका पाकर उत्साहित हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बच्चा किसी फील्ड ट्रिप का अनुभव करने जा रहा हो। बेशक उसे नहीं पता था कि वह कैसा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन में ऐसा अनुभव करने का मौका नहीं मिला था। डेविस, एलिया और रॉयल गार्ड अभी अभी रॉयल कैसल से बाहर निकले थे। वह अभी भी शाही पोशाक पहने हुए था, जबकि एलिया अपनी शाही नौकरानी की पोशाक में थी और शाही गार्ड ने चमकदार लाल कवच पहना हुआ था। वे एक गाड़ी के अंदर गए जिसमें रॉयल्टी शब्द की गंध आ रही थी। इसके पूरे शरीर पर शाही नीले रंग के पैटर्न वाले प्रतीक थे, जो दर्शाते थे कि यह इंपीरियल लोरेट परिवार से था। बैठने के बाद गाड़ी चल दी। फिर बिना किसी आश्चर्य के वे सभी चुप हो गए। डेविस को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि माहौल काफ़ी सख्त था। मैंने इसके लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, रेनार्ड। हाँ, महामहिम। मैंने सुना है कि महामहिम पूरे साल इंपीरियल कैसल में बंद रहे। ये बहुत दुखद था, डेविस ने उदास होकर उत्तर दिया, और अचानक उसे याद आया। ओह हाँ, मुझे उस जगह से मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देने का मौका कभी नहीं मिला। धन्यवाद, मिस्टर रेनार्ड। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, महामहिम। आखिरकार यह मेरा कर्तव्य था। रेनार्ड ने अपने चेहरे पर उदासीन भाव के साथ जवाब दिया। हे, इतना कठोर मत बनो, मैं भी दोस्त बनाना चाहता हूँ। डेविस थोड़ा मुस्कुराया। दोस्त? लेकिन मेरी हैसियत हमेशा, अगर मैं कहता हूँ कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, तो मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? डेविस ने गुस्से से देखा, एक बच्चे के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके गुस्सा दिखाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलिया और बाकी लोगों ने आंखें झपकाईं। एलिया समझ नहीं पाई कि इस राजकुमार के दिमाग में क्या चल रहा था। वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। महाराज, आप ऐसे नहीं हो सकते। एक क्राउन प्रिंस के रूप में आपकी अपनी स्थिति और हैसियत है। कृपया हमारे लिए इसे मुश्किल न बनाएं। रेनार्ड ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह बात बाहर आ गई कि उसने क्राउन प्रिंस से दोस्ती कर ली है, तो उस पर राजकुमार की दयालुता का फायदा उठाने का संदेह होगा। उसके लिए ये किसी के द्वारा फंसाए जाने से अलग नहीं था। ठीक है, तब डेविस को एहसास हुआ कि उसकी दयालुता कभी कभी दूसरों के लिए घातक भी हो सकती है। चूंकि दूसरे पक्ष में साहस की कमी थी, इसलिए उसने अब परवाह नहीं की और गाड़ी के बाहर देखा। दृश्य सुंदर था, जिसमें कई अलग अलग शैलियों में बनी बड़ी इमारतें थीं।
एक तरफ वह एक पुराना जापानी शैली का निवास देख सकता था और दूसरी तरफ वह एक पुराना चीनी शैली का मनो देख सकता था। ये देखकर डेविस हैरान रह गया। यह क्या है? इमारतें इतनी सारी संस्कृतियों का मिश्रण क्यों हैं? संस्कृतियाँ? ओह, क्या राजकुमार का मतलब इमारत की वास्तुकला से है? प्राचीन युग से कई प्रकार की वास्तुकलाएं उपलब्ध हैं। यह नया युग है, इसलिए हम अब संस्कृतियों के बीच अंतर नहीं करते हैं। हम उन्हें सिर्फ एक तरह की वास्तुकला के रूप में लेते हैं। रेनार्ड नोलन ने समझाया। नया युग, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ऐसा लगता है कि प्राचीन युग में पृथ्वी से बहुत से लोग इस दुनिया में आए थे। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। डेविस ने सोचा। किंवदंती है कि आकाश शब्द सम्राट ने प्राचीन युग का अंत करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यह अफवाह थी कि वह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों को एक नई भाषा प्रदान करने में कामयाब रहा। ऐसा कहा जाता है कि इससे लोगों और जादुई जानवरों के बीच एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद हुआ और एक नए युग के युग का निर्माण हुआ, लेकिन कोई भी इसकी प्रामाणिकता नहीं जानता। ओह, अब मुझे पता चला कि इसे आकाशीय भाषा या विश्व की भाषा क्यों कहा जा रहा है, एलिया ने जवाब में टिप्पणी की, लेकिन जल्दी से अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने अनुचित तरीके से बीच में टोका था। लेकिन उसके विचारों के विपरीत कोई भी उसे धमकाने या नीचे गिराने नहीं आया। डेविस खिड़की की ओर देखता रहा। वह लोगों को इधर उधर चलते हुए देख सकता था, कभी कभी गाड़ी को विस्मय से घूरते हुए। वह हर गली में राजधानी शहर के पहरेदारों को देख सकता था जहां वे गाड़ी चलाते थे, और वह देख सकता था कि वे कम से कम शरीर साधना प्रणाली या सार संग्रह प्रणाली में दूसरे चरण में थे। तो वे सभी मेरे द्वारा आज्ञा दी जा सकती हैं। डेविस को अत्यथार्थवाद का एहसास हुआ। पूरे दिन शाही महल में बंद रहने के कारण हर कोई उसकी बात सुनता था, लेकिन वे उसकी सभी मांगों पर सहमत नहीं होते थे क्योंकि उस पर कई प्रतिबंध थे, जिनमें से मुख्य ये था कि उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उसे कभी नहीं लगा कि वह किसी अर्थ में राजकुमार था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। वह उन्हें मरने के लिए कह सकता था और वे मर जाते। यदि नहीं, तो अवसरवादी अन्य लोग उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देते। जैसे ही गाड़ी गुजर रही थी, उसने एक इमारत देखी जो 4 मंजिल ऊंची थी। इमारत के सामने एक बड़ा बैनर जैसा बोर्ड था जिस पर कॉल्डन एम्पोरियम लिखा था। गाड़ी रोको, डेविस ने अचानक कहा। यह क्या है, महाराज? रेनार्ड ने संदेह भरी निगाह से पूछा। मैं उस एम्पोरियम में जाना चाहता हूँ, यहाँ पहरा देना चाहता हूँ। डेविस ने अपनी उंगली से इशारा किया। जैसा आपका आदेश हो, महाराज। यदि कोई आपात स्थिति हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। रेनार्ड नोलन ने उसे एक क्रिस्टल दिया। मैं समझ गया। डेविस ने क्रिस्टल लिया और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। कल उसे अपने पिता से जन्मदिन के उपहार के रूप में एक अर्थ ग्रेड स्थानिक अंगूठी मिली। कहने की जरूरत नहीं है, वह इसका उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कर सकता है जब तक कि उसमें कोई जीवन न हो। वह इससे कुछ समय तक खेलता रहा, फिर वह इससे ऊब गया। उस समय एलिया उसे अजीब तरह से देख रही थी, सोच रही थी कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने दिल की इच्छा के अनुसार खेला। आखिरकार यह एक बहुत ही शानदार स्थानिक अंगूठी थी जो वस्तुओं को संग्रहित कर सकती थी। डेविस और एलिया गाड़ी से उतर गए। वे चलते हुए कॉल्डन एम्पोरियम के सामने पहुंचे, जबकि शाही पहरेदार गाड़ी के पास अपनी पीठ सीधी करके खड़े थे और उनके तीखे भले आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। एक व्यक्ति कॉल्डन एम्पोरियम से तुरंत ही तेज गति से आया। वह आलीशान कपड़े पहने हुए था, उसका शरीर रत्नों जैसे सभी प्रकार के आभूषणों से सजा हुआ था। उसके छोटे हरे बाल थे। वह थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा था और घिसटते कदमों से भाग रहा था। कृपया मुझे माफ़ करें कि मैं आपको लेने के लिए देर से आया हूँ, महामहिम। ये ठीक है, और मैंने पहले कभी नहीं कहा था कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ। डेविस को आश्चर्य नहीं हुआ कि यह व्यक्ति उसकी शक्ल जानता था, क्योंकि कॉल्डन परिवार 2 जीवित कुलीन परिवारों में से एक था और यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से कॉल्डन परिवार का कोई व्यक्ति था। मैं आपकी समझदारी के लिए महामहिम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम जॉर्ज कॉल्डन है और मैं वर्तमान में इस एम्पोरियम का प्रबंधक हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, महामहिम। डेविस के छोटे बच्चे होने के बावजूद मैनेजर ने उसे पर्याप्त सम्मान न देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी डेविस ही था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभी तक दूसरा राजकुमार पैदा नहीं हुआ है। वास्तव में यह मामला इंपीरियल कोर्ट में लोगन के लिए सिरदर्द बन गया था, क्योंकि वे कभी कभी उसे सम्राट को कड़ी मेहनत करने की सलाह देते थे, लेकिन वे उससे किसी और महिला को रखेल के रूप में लेने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि लोगन ने पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण पेश कर दिया था जिसने उसे फंसाने की कोशिश की थी। डेविस ने मैनेजर के कथन पर अपना सिर हिलाया, शांत और शांत दिख रहा था। फिर वे कॉल्डन एम्पोरियम के अंदर चलने लगे। जैसे जैसे वह चलता गया, उसने अपने अपने स्टॉल पर बोर्ड के साथ बहुत सारे विक्रेताओं को देखा और कुछ के पास एक वैध और शानदार दुकान भी थी जो रंगीन दिख रही थी। तो
ये जगह वास्तव में किस लिए है? डेविस ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी जिज्ञासा के साथ पूछा। महाराज, ये जगह हमारे कॉल्डन परिवार का एम्पोरियम है। हम यहाँ कई तरह के खजाने बेचते हैं और यह एक बाजार के रूप में भी काम करता है। बहुत सारे आवारा और व्यापारी भी यहाँ अपनी दुकानें लगाने आते हैं क्योंकि हम उनके माल के लिए उच्च सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ओह, आपका मतलब है कि मैं भी यहाँ एक दुकान लगा सकता हूँ? हो, महामहिम निश्चित रूप से मजाक कर सकते हैं। नहीं, मैं गंभीर हूँ। डेविस ने अपनी भौहें उठाईं। जॉर्ज कॉल्डन ने केवल एक पल के लिए हिचकिचाहट की। ये महामहिम भी एक दुकान खोल सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा जिससे हमारी आय कम हो जाएगी। हाँ, डेविस ने थोड़ा हंसते हुए कहा, आप सीधे हैं। मुझे ये पसंद है। मुझे राहत मिली है, जॉर्ज कॉल्डन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके होंठ थोड़े चिकने थे, शायद जादुई जानवर का मांस खाने से। वे चलते चलते कुछ मिनट बातें करते रहे। जब वे कॉल्डन पिल्स्टो के पास से गुजरे तो डेविस रुक गया और उसे देखने लगा। उसे गोलियों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। ओह, वह हमारी पिल्स्टो है। हम वहाँ प्रसिद्ध गुणवत्ता की विभिन्न गोलियां बेचते हैं, जॉर्ज कॉल्डन ने एक सहज नज़र से संक्षेप में समझाया। वह इधर उधर देखते हुए, सामानों पर एक नज़र डालते हुए, बिना किसी जल्दबाजी के स्टोर में चला गया। एक युवती आगे आए और उसने शालीनता से उनका अभिवादन किया। जल्दी करो, युवा राजकुमार यहाँ है। युवा मालकिन को युवा राजकुमार का अभिवादन करने के लिए यहाँ बुलाओ। जॉर्ज ने जल्दी से उसे एक आत्मा संदेश भेजा। क्या? युवती पूरी तरह से अचंभित थी क्योंकि उसने छोटे लड़के को देखा। फिर उसने जल्दी से मैनेजर की ओर सिर हिलाया और देरी करने की हिम्मत न करते हुए वापस अंदर चली गई। अध्याय 35। मिस मंगेतर। युवती प्रसिद्ध कॉल्डन पिल्स्टो की कर्मचारी थी। उसने अपना सिर ऊंचा रखा, सामान्य लोगों को नीची निगाह से देखा। हालांकि उसने साम्राज्य के राजकुमार या प्रबंधक के सामने अपना वजन नहीं बढ़ाने की हिम्मत की। दोनों ही ऐसे लोग थे जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकती थी। वह जल्दी से भागी और एक दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। युवा मालकिन, युवा क्राउन प्रिंस यहाँ हैं, प्रबंधक ने आपको उनका अभिवादन करने के लिए बुलाया है। उसने उत्सुकता से चिल्लाया। एक पल की चुप्पी के बाद एक स्पष्ट लेकिन भोली आवाज़ सुनी जा सकती थी। आप अभी जा सकते हैं। हमारी युवा मालकिन एक पल में तैयार हो जाएंगी। हाँ, युवती जल्दी से चली गई, ये सोचकर कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अभी वह प्रतीक्षा करने के बजाय युवा राजकुमार को देखने में अधिक रुचि रखती थी। उस कमरे के अंदर, मिस, युवा राजकुमार यहाँ है ऐसा लगता है, नौकरानी की पोशाक पहने एक युवती ने दोहराया। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह इस तथाकथित युवा मालकिन के अधीन काम करती थी। राजकुमार, क्या वह केवल 8 साल का नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? मैसी, 18 साल की एक और युवती ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। वह 160 सेंटीमीटर लंबी लग रही थी, उसकी आंखें तीखी और काली स्याही जैसी थीं। उसकी नाक छोटी लग रही थी, उसके होंठ मुस्कुराहट में ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसके हरे भरे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे जबकि उसने अपने सिर के पीछे एक बन में अपने बालों को बांध रखा था। उसकी 2 चोटियां बहुत थीं जबकि उसके नितंब चुस्त थे। उसने लाल धारियों वाली एक काली चौंगसम पहनी थी और यह निश्चित रूप से उसकी उम्र के हिसाब से काफ़ी परिपक्व लग रही थी क्योंकि उसके स्तन लगभग फूल रहे थे। शायद युवा राजकुमार अब अपनी मंगेतर से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता था। हे, मैसी ने हंसते हुए मजाक किया। हाँ, वह केवल 8 साल का है, निश्चित रूप से वह मेरे लिए यहाँ नहीं है। युवती ने मजाकिया लहजे में कहा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, भले ही वह मेरे लिए यहाँ हो, मैं केवल उसकी रखैल बनने के लिए नियुक्त हूँ। हम सभी जानते हैं कि मेरी किस्मत तय हो चुकी है। शायद मिस को इस जगह से भागकर कहीं और चले जाना चाहिए। मैसी अपनी मालकिन की दुर्दशा समझती थी, इसलिए वह उसका साथ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैसी, कहाँ जाओ? अगर मैं भाग गई तो मैं कॉल्डन परिवार की पापी बन जाऊंगी। चलो उसे देखने चलते हैं, लेकिन 8 साल के लड़के से बहुत कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, न ही कोई बहुत नुकसान होगा। युवती ने अपनी स्थिति संभालने से पहले थोड़ा मुस्कुराया। वह खड़ी हुई और मैसी के साथ कमरे से बाहर चली गई। इसे देखो प्रिंस, ये सभी हमारी सबसे बेहतरीन गोलियां हैं। यह एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड 3 रिवॉल्यूशन पिल है। ये सिल्वर स्टेज और संभावनाओं को पार करने में मदद करती है। जॉर्ज उनके पास मौजूद सभी बेहतरीन गोलियों के बारे में समझाता रहा। डेविस नए ज्ञान को ग्रहण करते हुए धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुन रहा था। ये सब सीखते हुए उसे अचानक कीमिया में कुछ दिलचस्पी हो गई। अगर मैं इन्हें खुद बना सकूं तो कितना अच्छा होगा, डेविस ने आह भरी। वह अपनी कीमिया ट्रेनिंग के लिए एक अच्छे शिक्षक को पाने के लिए थोड़ा दृढ़ हो गया। इस सारे युद्ध और उसके बाद के प्रभावों ने लोरेट साम्राज्य को अस्थिर कर दिया था। अफवाह फैलाने वाले वरिष्ठ की नकली उपस्थिति के बिना लोरेट साम्राज्य को एक और आपदा का सामना करना पड़ सकता था।
इसलिए इस स्थिति के कारण डेविस के माता पिता ने किसी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। उसकी तरफ से धीमी पदचाप सुनाई दे रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सुंदर महिला एक नौकरानी के साथ हॉल में चल रही है। जैसे ही उसने उसकी उस सुडौल आकृति पर अपनी नज़र डाली, उसकी आंखें प्रशंसा में चमक उठीं। वह एक ऐसी शान से चल रही थी जो किसी भी साधारण महिला में नहीं पाई जा सकती। उसकी आंखें थोड़ी आलसी थीं, फिर भी सुंदर और साथ ही परिपक्व अर्थ में सेक्सी भी थीं। अगर उसके सिर पर एक बल्ब होता तो वह अब तक जल चुका होता। हाँ महाराज, मैं उसका परिचय करा दूं, वह हमारे परिवार की युवा मालकिन एवलिन कॉल्डन है। जॉर्ज कॉल्डन हंसा जैसे ही उसने परिचय कराया। क्या खूबसूरत नाम है। डेविस ने उसे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर बिना सोचे समझे टिप्पणी की। वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका क्योंकि वह वास्तव में उसके आकर्षण से मोहित हो गया था। रुको, क्या तुम्हारे परिवार की युवा मालकिन? डेविस की आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि उसने नाम पहचाना। हाँ, वह तुम्हारी मंगेतर है, प्रिंस डेविस। जॉर्ज कॉल्डन ने उसकी प्रतिक्रिया को समझते हुए गर्व से सिर हिलाया। वह महिला मेरी मंगेतर है। डेविस ने फिर से उसकी ओर देखा और अपना संयम खो दिया। उसे अचानक लगा कि उसकी मां ने उसे इस महिला के साथ विवाह बंधन में बांधकर बहुत बढ़िया काम किया है। वह बिल्कुल उसकी पसंद की थी। एवलिन आगे आए और हल्के से झुककर अपना परिचय दिया। आपका दिन मंगलमय हो महामहिम। मेरा नाम एवलिन कॉल्डन है। डेविस ने घुटन महसूस की क्योंकि उसकी आवाज़ भी थोड़ी चुलबुली लग रही थी जो उसकी समझदारी को पिघलाने में सक्षम थी। भाड़ में जाओ, क्या वह एक सक्को बस है। आपका भी दिन मंगलमय हो मिस एवलिन। डेविस ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उसे अचानक लगा कि उसे उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसने महारानी इसाबेला के साथ महसूस किया था। तुलना करने पर, हालांकि एवलिन कॉल्डन सुंदरता के मामले में कमतर थी, लेकिन उसके पास एक आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ साथ एक कामुक शरीर भी था। मैं आपको देखकर खुश हूँ प्रिंस डेविस। क्या आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? एवलिन ने सीधे पूछा, जानना चाहती थी कि वह यहाँ क्यों आया है। डेविस ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। पहली छाप के बारे में भूल जाओ। अगर वह झूठ बोलता तो उसे फिर से झूठ की नदी बनानी पड़ती। इसके अलावा वह झूठ की जिंदगी नहीं जीना चाहता था, खासकर भविष्य में अपनी होने वाली पत्नी के साथ। सच तो यह है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो मिस एवलिन। ये पहला दिन है जब मैं इंपीरियल कैसल से बाहर आया हूँ और मैं रॉयल कैरिज में घूम रहा था जब मेरी नज़र आपके कॉल्डन एम्पोरियम पर पड़ी। मैंने कॉल्डन एम्पोरियम की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, इसलिए मैं चीज़ों को देखना चाहता था, इसलिए मैं अंदर घूमने आया। मुझे सच में इस जगह पर मिस एवलिन को देखने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि आप कॉल्डन फैमिली मैंशन में होंगी। यहाँ आपकी खूबसूरती को देखना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। डेविस, जो अपने शारीरिक तड़का लगाने की वजह से एक किशोर बच्चे की तरह लग रहा था, ने अपना संतुलन बनाए रखा और सच्चाई से जवाब दिया, साथ ही उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की। इस समय वह अंदर ही अंदर कोस रहा था कि उसका शरीर बड़ा क्यों नहीं हुआ। हालांकि उसकी तारीफ करने की उसकी सीधी सादी नज़र एवलिन को काफ़ी हास्यास्पद लगी। वह हंस पड़ी क्योंकि उसके दिल में एक हल्की सी दिलचस्पी उभरी। एवलिन, इस तारीफ के लिए आपका शुक्रिया अदा करती है। एवलिन को इस व्यक्ति के बारे में उत्सुकता महसूस हुई और अब उसे उसके बारे में कुछ हद तक अच्छी धारणा हो गई थी। अगर यही उसकी किस्मत थी तो वह उसके जैसे व्यक्ति को अपनी परवाह करने के लिए तैयार करने के बारे में दृढ़ थी। अगर नहीं, तो उसने बहुत देर होने से पहले पीछे हटने के बारे में सोचा। फिलहाल डेविस इस सगाई को रद्द करने के बारे में निश्चित नहीं था। जिस पल उसने उसे देखा वह कमोबेश मंत्रमुग्ध हो गया और उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसे उससे प्यार हो गया है। भले ही उसकी वर्तमान भावना प्रेम न हो बल्कि आकर्षण हो, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह उसके साथ भावनाएं विकसित कर सकता है। उसे पहली नज़र में ही वह पसंद आ गई थी, लेकिन वह उसे मजबूर भी नहीं करना चाहता था। मिस एवलिन, क्या आप इस सगाई के खिलाफ हैं? अगर आप हैं तो मैं अपने शाही पिता सम्राट से सगाई रद्द करने के लिए कह सकता हूँ। इस बार एवलिन और अन्य लोगों की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। जब उसने पहली बार इस सगाई के बारे में सुना तो वह बहुत चाहती थी कि वह इसे अस्वीकार कर दे, लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में जब तक वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास होने वाली प्रतिभा नहीं दिखाती तब तक वह अपनी शादी में कुछ नहीं कह सकती थी। इस दुनिया में उम्र का कोई महत्व नहीं था। लोरेट साम्राज्य में 16 वर्ष की आयु के बाद यह मायने नहीं रखता था कि वह 200 साल के व्यक्ति से शादी करता है या नहीं। डेविस सिर्फ 8 साल का था, लेकिन शादी उसके 16 वर्ष की आयु के बाद ही होगी, और तब तक उसके पास निर्णय लेने और कुछ भावनाओं को पोषित करने के लिए बहुत समय होगा। दरअसल जब से एवलिन को अपनी सगाई के बारे में पता चला था, तब से ही उसके मन में यह विचार था कि उसका मंगेतर कैसा बनेगा। अभी उससे सीधे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद उसे उसके बारे में अच्छी धारणा थी। वह अभिमानी नहीं लग रहा था,
न ही उसने उसे उसकी जगह पर खड़ा करने के लिए कुछ अपमानजनक करने के लिए मजबूर किया। उसने सुना कि राजकुमार लोरेट साम्राज्य के सिंहासन के लिए एकमात्र व्यक्ति था, इसलिए लोगों के बीच यह आम बात थी कि उसका अहंकार स्वर तक पहुंच गया होगा। ऐसी भी अफवाहें थीं कि वह केवल आसमान की ओर देखकर लोगों से बात करता था, उनके प्रति अपनी अवमानना को निर्देशित करता था। अब वह देख सकती थी कि अफवाहें वास्तव में अफवाहें ही थीं। इसमें या कम से कम इस मामले में सच्चाई का एक संकेत नहीं था। हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि उसकी नज़र उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे कि वह जांच कर रही हो। उसे लगा कि यह केवल मासूमियत थी। एक लड़के का उसे देखकर चौंकना सामान्य बात थी। आखिरकार वह जानती थी कि उसके पास बहुत बड़े स्तन हैं जो उसे जब भी अपनी हवेली से बाहर निकलते थे तो सिर दर्द देते थे। फिर भी वह अब इस बात को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट में थी कि इस सगाई को तोड़ दे या नहीं। दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई विकल्प था। यह राजकुमार ऐसा नहीं कहना चाहिए, सगाई पहले ही हो चुकी है। डेविस ने जॉर्ज कॉल्डन को घूर कर देखा और इस तरह वह और बकवास करने से चुप हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सगाई फिर से एस्टन साम्राज्य की 36वीं राजकुमारी से हो गई है। इसका मतलब है कि अगर आप मुझसे शादी भी करती हैं तो भी आप मेरी रखेल बनकर रहेंगी। मुझे पता है कि आप इस बात से नाराज़ हैं और कोई भी होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई विकल्प चुनें। डेविस ने अपने विचारों को विस्तार से बताया। उन्होंने मासूम और विद्वान दिखने के दौरान ऐसा किया ताकि वे 8 साल के बच्चे के चरित्र से बिल्कुल अलग न दिखें।